महाराष्ट्र में एक गांव था जहां कमला अपनी बेटी करिश्मा के साथ रहती थी। कमला काजू की खेती किया करती थी। उसके खेतों का काजू पैक होकर देश विदेशों में जाया करता था। कमला का गांव में सबसे बड़ा घर था। धन संपत्ति होने के बावजूद कमला को अपने ऊपर कोई घमंड नहीं था। वह हर साल जाड़ों में गरीबों को कपड़े दान करती थी और समय समय पर गांव में भंडारा भी करवाती रहती थी। माँ, हम इतने अमीर कैसे हुए? क्या आपको कोई सोने का खजाना मिल गया था? नहीं बेटी, तुम्हारे पिताजी और तुम्हारे दादाजी बहुत मेहनती किसान थे। उन्होंने बहुत मेहनत से काजू की खेती करके धीरे धीरे धन संपत्ति अर्जित की थी। इसीलिए हमें अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं करना चाहिए। माँ, हम हर साल इतना सारा खाना क्यों बांटते हैं? बेटा, धन इकट्ठा करने से ज्यादा संतुष्टि उसे दान करने में मिलती है। जब तुम बड़ी हो जाओगी तब यह बात खुद ही समझ जाओगी। कमला से जलने वालों की गांव में कमी नहीं थी। गांव में बनवारी नाम का एक किसान रहता था जो अपने खेत में गन्ना उगाता था। इस बार गन्ने की फसल फिर हल्की रही है। उधर काजू की खेती देखो कितनी बढ़िया हुई है। दोनों माँ बेटी पता नहीं इतने पैसों का क्या करती हैं। तुम उनसे ईर्ष्या क्यों करते हो? अभी परसों ही पूरे गांव में भंडारा करवाया था उन्होंने। कमला अच्छी इंसान है। ये दान दया सब दिखावा है। माँ बेटी ने बहुत धन छुपा कर रखा हुआ है। उधर कमला अपनी कार से घर लौट रही थी। सड़क पर एक गड्ढा था जिसमें पानी भरा हुआ था। कार का पहिया गड्ढे में चला गया और गंदे पानी के कुछ छींटे बनवारी पर गिर गए। कमला ने तुरंत कार रोकी और बनवारी से माफी मांगी। माफ करना बनवारी भैया, मेरा गड्ढे पर ध्यान ही नहीं गया था। कोई बात नहीं। कमला जब चली गई तो बनवारी अपने दोस्त से बोला, जब तक मैं इससे बदला नहीं ले लूंगा तब तक अपने कपड़ों से ये दाग नहीं मिटाऊंगा। ये क्या बक रहे हो? उसने तुमसे माफी मांग ली है। इस तरह नाराज? तुम चुप रहो और अपने घर जाओ। बनवारी नदी पार वीराने में रहने वाले एक तांत्रिक को जानता था। वह तांत्रिक काला जादू करता था। बनवारी तांत्रिक से बोला, मेरे गांव में कमला नाम की एक औरत रहती है। मुझे उसकी काजू की खेती बर्बाद करनी है। मेरा काला पानी ले जाओ। जिस खेत में छिड़क दोगे उसकी मिट्टी क्षारीय हो जाएगी और क्षार वाली मिट्टी में काजू नहीं उग पाता। बनवारी तांत्रिक का जल लेकर कमला के खेत में गया और उसने पूरे खेत में जल छिड़क दिया। अगले ही दिन तांत्रिक के जल का असर कम हुआ और काजू के पेड़ सूख कर काले हो गए। करिश्मा खेत पर गई तो उसने पेड़ों को देखा। उसने सारी बात जाकर अपनी माँ को बताई। पेड़ कैसे सूख सकते हैं? जरूर किसी ने मिट्टी में कुछ मिलाया होगा। कमला ने खेत पर जाकर मिट्टी की जांच की। मिट्टी में क्षार बढ़ा हुआ है। लगता है किसी ने कोई जादू किया है। हमारे इलाके में ऐसी मिट्टी कहीं नहीं पाई जाती। अब क्या होगा माँ? चिंता मत करो बेटी, तुम्हारे पिता ने मरने से पहले खेती पर एक किताब लिखी थी। कमला ने किताब में पढ़ा कि क्षारीय मिट्टी में चंदन की लकड़ी उगाई जा सकती है। अगले ही दिन उसने अपने खेत में चंदन के पेड़ के बीज डाल दिए। कुछ महीनों बाद चंदन के पेड़ बड़े बड़े हो गए। उन्हें बेचकर कमला को काजू से भी दुगनी कमाई हुई। उसने गांव में भव्य भंडारा किया और गरीबों को जरूरत का सारा सामान बांटा। गांव के लोगों के बीच कमला की खूब वाहवाही हुई। गांव वालों के मुंह से कमला की तारीफ सुनकर बनवारी की आंखों में खून उतर आया। वह तुरंत गुस्से में तांत्रिक के पास पहुंचा और उसने तांत्रिक का गला पकड़ लिया। क्यों? तुमने तो कहा था कि तुम्हारी जल से कमला बर्बाद हो जाएगी, लेकिन वो तो और भी अमीर हो गई। मेरा गला छोड़ दो। मेरी कोई गलती नहीं है। तुमने काजू की खेती बर्बाद करानी चाहिए थी तो मैंने कर दी, लेकिन मुझे क्या पता था
कि वो खेत में चंदन के पेड़ लगा देगी और अमीर हो जाएगी। मेरे पैसे वापस करो। तांत्रिक बनवारी के पैसे वापस करने से इनकार कर देता है। दोनों में लड़ाई हो जाती है। तांत्रिक अपनी भस्म बनवारी के ऊपर डाल देता है और बनवारी जलकर राख हो जाता है। एक गांव में काशीराम और छोटेलाल नाम के दो आदमी रहते थे। दोनों का घर एक दूसरे के सामने था। काशीराम का घर बड़ा और आलीशान है और छोटेलाल का घर साधारण है। काशीराम एक अमीर हलवाई था। उसकी गांव में सबसे बड़ी मिठाई की दुकान थी, जबकि छोटेलाल एक मध्यम स्तर का किसान था। काशीराम घमंडी और ईर्ष्यालु स्वभाव का था। वह दूसरों को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। अरे छोटेलाल चपड़गंजू, ये क्या बुढ़े लोगों की तरह धोती कुर्ता पहने रहते हो? मेरी तरह पैंट शर्ट पहना करो। दुनिया सलमान खान के जमाने में आ गई है और तुम अभी तक दिलीप कुमार के जमाने में पड़े हो। मैं किसी के जमाने में नहीं जी रहा हूँ, मैं अपने जमाने में जीता हूँ। तुम्हें पैंट शर्ट पहनने में खुशी मिलती है तो तुम पहनो, मुझे तो धोती कुर्ता ज्यादा आरामदायक लगता है। अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बेटा, कई दिनों से भूखा हूं। गरीबों की दुआ लगेगी, भगवान तुम्हें और देगा। मुझसे बिल्कुल दूर, राम राम जपना, पराया माल अपना। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं। छोटेलाल फकीर को अपने घर ले जाकर खाना खिलाता है। फकीर उसे बहुत दुआएं देकर जाता है। एक दिन छोटेलाल की पत्नी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। जब वह अपनी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि इलाज में 1 लाख का खर्चा आएगा। छोटेलाल ने कुछ दिन पहले ही अपनी बेटी की शादी की थी, इसलिए उसके पास रुपए नहीं थे। वो काशीराम के पास मदद के लिए पहुंचा। काशीराम, मुझे सिर्फ 1 लाख रुपए दे दो, चाहो तो मेरे खेत गिरवी रख लो। उस छोटे से खेत के लिए 1 लाख रुपए मैं नहीं दे सकता। तुम गरीबों पर बहुत दया करने वाले बनते हो ना। अब जाओ उस फकीर से पैसे मांग लो जिसे तुमने खाना खिलाया था। छोटेलाल बेचारा रोने लगा, क्योंकि काशीराम के अलावा कोई गांव में इतना अमीर नहीं था जो उसे 1 लाख रुपए दे सके। छोटेलाल के पास अब एक ही उपाय बचा था कि वो अपना खेत जितने में भी हो सके उतने में ही बेच दे। छोटेलाल रोते हुए अपने खेत पर पहुंचा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। खेत में 4-4 फुट तक इमरती लगी हुई थी। कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा? छोटेलाल ने एक इमरती खाकर देखी। ऐसी स्वादिष्ट इमरती उसने अपने जीवन में कभी नहीं खाई थी। मैं इन इमरतियों को बेच सकता हूँ, लेकिन पता नहीं लोग खाना पसंद करेंगे या नहीं। एक बार प्रयास तो करना ही चाहिए। छोटेलाल ने पूरे गांव में पोस्टर लगा दिए। पोस्टर पर लिखा है, खेत की स्वादिष्ट इमरतियां खाओ। कुछ ही दिनों में छोटेलाल के खेत पर इमरतियों का स्वाद चखने के लिए लोगों की लंबी लाइन लगने लगी। जो भी इमरतियां खाता उंगलियां चाटता रह जाता। छोटेलाल के पास जल्द ही 1 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और उसने अपनी पत्नी का इलाज करा लिया। उधर काशीराम की दुकान पर मिठाई की बिक्री बहुत कम हो चुकी थी। दिवाली आई, लेकिन लोगों ने छोटेलाल की इमरतियां खाई और बांटी। काशीराम की दुकान से बहुत कम लोगों ने मिठाई खरीदी। काशीराम ने लोगों के मुंह से छोटेलाल की इमरती के खेत के बारे में सुना तो वह भौचक्का रह गया। इमरती का खेत? जरा मैं भी जाकर देखूं। काशीराम रात में इमरती का खेत देखने गया। उस समय खेत पर कोई नहीं था। बात तो सच है गांव वालों की, इमरती स्वादिष्ट भी बहुत है, लेकिन जब तक ये इमरती है तब तक मेरा धंधा चौपट रहेगा। इसलिए इन्हें साफ करना पड़ेगा। मेरी भूख बहुत है। काशीराम खेत की सारी इमरतियां खा गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां दोबारा उगाईं। उधर ढेर सारी इमरतियां खाने के कारण काशीराम का पेट खराब हो गया। पेट में बड़ा दर्द हो रहा है। खाने से इमरतियां कम नहीं हुई, कुछ और उपाय करना पड़ेगा।
काशीराम अगली रात रोलर लेकर खेत पर पहुंचा और उसने रोलर से सारी इमरतियां कुचल डाली। अब आया मजा। मुझे नहीं लगता कि अब इमरतियां दोबारा उगेंगी। काशीराम खुश होकर घर लौट गया, लेकिन अगले दिन इमरतियां फिर उगाईं। ये तो हद हो गई। लगता है इन इमरतियों को नष्ट नहीं किया जा सकता, लेकिन एक उपाय है जिससे लोग इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम एक ट्रक में ढेर सारी मधुमक्खियां भरवा कर ले आया। अब सारी इमरतियों में मधुमक्खियां लग जाएंगी और छोटे लाल का खेत बर्बाद हो जाएगा। मधुमक्खियों के डर से लोग भी यहाँ इमरतियां खाने नहीं आएंगे। काशीराम ने जैसे ही ट्रक का दरवाजा खोला, सारी मधुमक्खियां निकल पड़ी। लेकिन हवा का एक झोंका आया जिसने मधुमक्खियों की दिशा काशीराम की तरफ कर दी। सारी मधुमक्खियां काशीराम पर लिपट गईं और उसे काटने लगी। अरे मर गया रे! बचाओ, कोई बचाओ मुझे! इस तरह काशीराम अपने ही जाल में फंस गया। उत्तर प्रदेश में पश्चिमी फतेहगंज नाम का एक गांव था, जहां सूरज अपने परिवार के साथ रहता था। सूरज तरबूज की खेती करता था। उसकी 2 बेटियां थीं, ज्योति और मालू। पिताजी, मालू ने बिना कुल्ला किए ही चावल खा लिए। पिताजी, इसने मेरा टूथब्रश अपने सड़े हुए मुंह में डालकर खराब कर दिया, इसलिए मैंने आज दांत नहीं मांजे। मुझे नया ब्रश लाकर दो। मालू बेटी, तुम अपना ब्रश अच्छे से धोकर साफ कर लो। ज्योति तुम्हारी बहन ही तो है। अगर उसने तुम्हारा ब्रश इस्तेमाल कर लिया तो कौन सी आफत आ गई। इस बार तरबूज की खेती बहुत हल्की हुई है, इसलिए बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। कल मैं तरबूज बेचने मंडी जाऊंगा। देखते हैं इस बार कितने पैसे मिलते हैं। मंडी गांव से दूर शहर में थी। मंडी का ठेकेदार मोतीराम एक चालाक और कंजूस इंसान था, जो किसानों का शोषण करता था। इस साल मुझे बेटी की शादी करनी है। 10-12 लाख से कम खर्चा नहीं होगा। मुझे हर हालत में इस सीजन में मोटा प्रॉफिट कमाना है। हरिया, कुछ अपना दिमाग चला और बता, मैं कैसे किसानों से कौड़ी के भाव फसल हासिल कर सकता हूँ। मैंने सोचा है कि कुछ कमजोर किसानों के पैसे रोक लिया जाए। गरीब किसान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तू क्या कहता है? मालिक, अगर आपने किसानों के पैसे रोके तो वे अगली बार हमारे पास माल बेचने नहीं आएंगे। वे किसी और मंडी में चले जाएंगे। मेरे पास इससे बेहतर उपाय है, जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे मालिक। अगले दिन सूरज मोतीराम के पास अपनी तरबूज की फसल लेकर पहुंचा। सूरज, तुम्हारे खेत का तरबूज बहुत मीठा होता है। वैसे तो तुम्हारे 45,000 बनते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 50,000 देता हूँ। सूरज ने पैसे अपने थैले में रखे और खुश होकर अपने घर लौटने लगा। ज्योति और मालू के लिए एक सूट का कपड़ा खरीद लेता हूँ और 2 नए टूथब्रश भी। सूरज अपने विचारों में मग्न था। अचानक 2 मोटरसाइकिल सवार आए और सूरज का थैला छीनकर फरार हो गए। चोर चोर, कोई पकड़ो मेरा थैला, चोर चोर। दोनों चोर मोतीराम ने ही भेजे थे। इस तरह चालाकी से मोतीराम ने सूरज के तरबूज फ्री में हासिल कर लिए। सूरज रोता हुआ मोतीलाल के पास पहुंचा और उसने मोतीलाल को सारी बात बताई। तुम्हारे पैसे छिन गए तो मैं क्या करूँ? मैंने तो तुम्हें पूरी रकम दी थी। सेठ जी, मेरे बच्चे भूखे मर जाएंगे, मेरी कुछ तो मदद कीजिए। 2 तरबूज उठा लो और जाओ यहाँ से। आज भर के लिए तुम्हारे परिवार का खाने का इंतजाम हो जाएगा। सूरज बेचारा हाथों में तरबूज लिए रोता हुआ घर लौटने लगा। रास्ते में एक महात्मा आ रहे थे। बेटा, बहुत प्यास लगी है, क्या तुम एक तरबूज मुझे दे सकते हो? सूरज ने एक तरबूज महात्मा को दे दिया। सूरज की आंखों में आंसू देखकर महात्मा उसकी परेशानी समझ गए। उन्होंने सूरज को आशीर्वाद दिया। आज से ठीक 1 वर्ष बाद तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। सूरज और उसकी बेटियों के लिए वह साल बहुत कष्टकारी रहा। पैसों के अभाव में उन्होंने सिर्फ चटनी और रोटी खाकर काम चलाया। पिताजी, मुझसे और चटनी रोटी नहीं खाई जाती।
बेटा, जब तक अगली फसल नहीं उग जाती हमें धैर्य रखना होगा। आखिरकार किसी तरह एक वर्ष बीत गया और सूरज के खेत में नई फसल आ गई। ज्योति ने एक दिन एक तरबूज काट कर देखा तो वह चिल्ला पड़ी, पिताजी, मालू, यहाँ आओ। क्या हुआ? क्यों चुड़ैल की तरह चिल्ला रही हो? तरबूज में सोने का बॉल है। सूरज और उसकी बेटियों ने खेत के बाकी तरबूज काट कर देखे। उन सभी में सोने की बॉल निकली। ये सब उन महात्मा के आशीर्वाद से ही हो रहा है। सूरज तरबूज में निकले सोने की वजह से बहुत अमीर हो गया। हरिया ने ये सारी बात मोतीराम को बताई। मालिक, सूरज अब आपसे ज्यादा अमीर हो गया है। उसके खेत में लगे तरबूजों में सोना निकल रहा है। गांव के लोग बताते हैं कि किसी महात्मा के आशीर्वाद से ये सब हुआ। चिंता मत करो, अगले साल जब उसके तरबूज आएंगे तो उसके तरबूज काटने से पहले ही हम तरबूजों से सोना निकाल लेंगे। अगले सीजन में जब सूरज के खेत में तरबूज उगे तो एक रात मोतीलाल अपने नौकर के साथ कच्चे तरबूज ही काटने पहुंच गया। उसने अपनी नौकर के साथ मिलकर तरबूजों का सोना निकाल लिया और अपनी पीठ पर लाद लिया। हम अभी घर नहीं जाएंगे क्योंकि सूरज पुलिस को खबर कर देगा तो हमारे घर सोना पकड़ा जाएगा। नदी पार मेरी मौसी का घर है, वहीं चलते हैं। लेकिन मालिक, इतना बोझ लेकर नदी कैसे पार करेंगे? अरे, उस नदी में बहुत कम पानी है, इतना क्यों डरता है? मोतीराम और हरिया अपनी पीठ पर भारी भरकम सोने का वजन लादकर नदी पार करने लगे। संयोग से उसी समय नदी के डैम से पानी छोड़ दिया गया। नदी में पानी का स्तर बहुत बढ़ गया। पीठ पर ज्यादा वजन होने के कारण मोतीलाल और उसका नौकर नदी में डूबकर मर गए। किसी ने ठीक कहा है, न्याय के हाथ लंबे होते हैं। गणेशपुर नाम के एक गांव में राजू नाम का एक प्रेस करने वाला रहता था। राजू के घर एक पपीते का पेड़ था। जब उस पेड़ के पपीते पक जाते तो राजू उन्हें तोड़कर गांव के बाजार में जाकर बेच आता था। राजू का बेटा कभी कभी पपीता खाने की जिद करता तो राजू उसे समझाता। बेटा, अगर हम सारे पपीते घर पर ही खा लेंगे तो बेचेंगे क्या? पपीते को छोड़ो और रोटी खा लो। एक दिन रंगा नाम का आदमी राजू के पास ढेर सारे कपड़े लेकर आया। रंगा पहलवानी कर चुका था। गांव के लोग उससे डरते थे और उसका कहना मानते थे क्योंकि वह शारीरिक रूप से बहुत ताकतवर था। रंगा कपड़ों की गठरी राजू को देकर बोला, राजू, इन कपड़ों को बढ़िया करके धोना और प्रेस करना। 100 से ज्यादा कपड़े हैं। राजू इतने सारे कपड़े पाकर बहुत खुश हुआ क्योंकि इन कपड़ों से उसे 2-3 हजार रुपए की कमाई होने वाली थी। राजू, उसकी पत्नी और उसके बेटे ने खूब जमकर कपड़े धोए। ठंड में कपड़े धोते धोते राजू के बेटे को सर्दी लग गई और उसे जुकाम, खांसी और बुखार हो गया। मैं रंगा के कपड़े देकर पेमेंट लेकर आता हूँ, फिर दवा लेने चलेंगे। राजू जब रंगा के पास पेमेंट लेने पहुँचा तो रंगा ने तेवर बदल लिए। ठाकुर जी पर मेरे 5,000 आ रहे हैं, उनसे मेरा पेमेंट मिल जाए तो तुम अपने रुपए ले जाना या सीधे जाकर उन्हीं से मांग लो। तुम्हारे पैसे किसी के पास अटके हुए हैं, इससे मुझे क्या मतलब? मुझे मेरा पेमेंट चाहिए। मतलब तुम्हें गांव में किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं। जब मेरे पास ठाकुर जी से पैसे आएंगे तभी तो मैं तुम्हारे पैसे दे पाऊंगा। इतनी सी बात तुम्हारे समझ में नहीं आती क्या? मोटे ताजे रंगा से पतला दुबला राजू कुछ नहीं कह पाया। वह बेचारा चुपचाप अपने घर लौट आया। पिताजी, आपको पैसे नहीं मिले, क्या अब मेरा इलाज नहीं हो पाएगा? बेटा, ईश्वर सबकी मदद करता है। मैं तुम्हें गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पिला दूंगा, उससे भी बुखार उतर जाता है। पिताजी, मेरा पपीता खाने का मन कर रहा है, एक पपीता तोड़ दो ना। राजू ने अपने बेटे के लिए पपीता तोड़ा। उसने जब पपीता काटा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। पपीते के बीज सोने के थे। राजू ने पेड़ पर चढ़कर और पपीते तोड़े और उन सभी को काट काट कर देखा। हर पपीते के बीज सोने के निकले। राजू की माँ,
राकेश बेटा, जल्दी यहाँ आओ, देखो हमारे पपीता में सोना निकला है। पपीते से निकला सोना बेचकर राजू ने अपना घर ठीक कर लिया और प्रेस करने का धंधा छोड़कर बाजार में कपड़ों की शानदार दुकान खोल ली। जब रंगा को पता लगा कि राजू के पपीतों से सोना निकलता है, तो वह गांव वालों से जाकर बोला, गांव वालों, पपीते का पेड़ भले ही राजू के घर में है, लेकिन है तो वो गांव की जमीन पर। उस पेड़ के पपीतों का सोना गांव वालों को भी बांट देना चाहिए। बोलो, मैं सही कहता हूँ या गलत? रंगा ने गांव वालों को खूब भड़काया और गांव वाले उसकी बातों में आ गए। वे राजू के घर जाकर पपीता मांगने लगे। ठीक है, अब पेड़ पर जितने भी पपीते आएंगे, बारी बारी से हर एक गांव वाले को एक एक पपीता दे दिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि सभी गांव वालों का जीवन स्तर ऊपर उठे। गांव के लोग राजू के व्यवहार से बहुत खुश थे। राजू के पपीतों की वजह से पूरे गांव में सुख समृद्धि आने लगी, लेकिन रंगा का दिमाग फिर घूमा। मैं गांव में शारीरिक रूप से सबसे ताकतवर इंसान हूँ, पैसा भी सबसे ज्यादा मेरे पास होना चाहिए। उस पपीते के पेड़ को मेरे घर पर ही होना चाहिए। एक दिन रंगा राजू के घर पपीते का पेड़ उखाड़ने पहुंचा। उसने गांव वालों से कहा, गांव वालों, पपीते का पेड़ गांव की जमीन पर है। अब ये राजू के घर की जमीन पर रहे या मेरे घर की जमीन पर रहे, बात तो एक ही है। और फिर राजू इतना ताकतवर नहीं कि इस पेड़ की सुरक्षा कर पाए। मैं इस पेड़ को अपने घर लगाऊंगा और फिर ये पेड़ हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा। रंगा ने जैसे ही पेड़ उखाड़ा, उस पेड़ के सारे पपीते गिरकर फूट गए और उन पपीतों से काला धुआं निकला जो पूरे गांव में फैल गया। काले धुएं ने राजू के घर को छोड़कर गांव के बाकी सभी घरों को पहले जैसा गरीब बना दिया। रंगा, अगर तुमने पेड़ ना उखाड़ा होता तो सभी गांव वाले अमीर रहते। तुम्हारी वजह से गांव के लोग फिर से गरीब हो गए। गांव के लोगों ने मिलकर रंगा की खूब पिटाई की और उन्होंने रंगा को गांव से बाहर निकाल दिया। फिर राजू ने गांव के लोगों की मदद से अपने आंगन में पपीते का पेड़ दोबारा लगाया। कुछ दिनों में उस पर सोना देने वाले पपीते फिर से आने लगे।